में हम लोगों ने एक सिंपल सा एग्जांपल क्रिएट करके देखा था काउंटर का, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ वैल्यू पास की थी और वो वैल्यू हम लोग यूआई पे दिखा रहे थे। राइट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो स्क्रीन दिखे तो बताना मुझे। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। ओके, तो हम लोगों ने ये चीज देखा था कल के सेशन में, जहाँ पे हम लोगों ने काउंटर कंपोनेंट बना है विद द हेल्प ऑफ क्लास। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ काउंटर का वेरिएबल लिया है, प्रॉप्स में से रीड किया है, जो कि हम लोग app.js से उसको भेज रहे हैं एंड वो हम लोग यूआई पे उसको दिखा रहे हैं। ये शायद अभी ये एरर रहेगा, क्योंकि ये जो है ये फोल्डर में कैपिटल सी और स्मॉल सी का इशू हो गया। राइट, सो ये काउंटर ओके, तो ये रहने देते, इससे हम लोगों को कोई इशू तो नहीं हो रहा है, अपना ये तो चल रहा है। राइट, तो अभी हम लोग कंपोनेंट मतलब क्लास बेस्ड कंपोनेंट में सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर है स्टेट वाला, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं और थोड़ा सा चेंज यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। मतलब चेंज मतलब यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल इसके बारे में ऐड करने वाला हूँ कि क्लास कंपोनेंट क्या होता है। कि मोस्टली जब भी हम लोग क्लास कंपोनेंट बनाते हैं, सो वी हैव टू यूज और create a render method inside class components to render the JSX element. राइट, ये चीज हम लोगों ने कल ऐड करना भूल गए थे। राइट, और ये जो है क्लास बेस्ड कंपोनेंट, वी मोस्टली सी क्लास बेस्ड components are widely used in older code bases. Right, and understanding them is essential and essential for maintaining and understanding legacy React projects और applications. ओके, लीगेसी मतलब ओल्डर जो पुराने कोड बेसिस रहेंगे या फिर पुराने वेब एप्लीकेशन रहेंगे, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग को क्लास बेस्ड कंपोनेंट पता होना चाहिए। राइट, एंड render method is mandatory in every class component. ओके, हर क्लास कंपोनेंट में रेंडर मेथड रहेगी। राइट, उसके बाद इसमें जो है तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है, तो class components are having state, and it is a most important feature of it. राइट, क्लास बेस्ड कंपोनेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, या फिर की फीचर भी बोल सकते हैं हम लोग। इट इज अ की फीचर ऑफ अ क्लास कंपोनेंट्स। ओके, नाउ एग्जैक्टली स्टेट मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग ये चीज देखते हैं पहले तो। ओके, तो स्टेट में क्या होता है कि स्टेट मतलब ये अपने कंपोनेंट का हार्ट है वो।
राइट, जिसके विदाउट स्टेट हम लोग कंपोनेंट के अंदर कुछ कर नहीं सकते, और अगर विद स्टेट नहीं रहेगा तो वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट जो रहेगा वो सिंपल प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट बन के रह जाएगा, और अगर प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट रहा तो फिर उसकी जगह पे हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, राइट। सो इन दिस केस मैं इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ कि फीचर ऑफ React which is state। ये ऐड करने की बजाय मैं यहाँ पे component state, the class components are having state and it is a key feature of a class component, right? The English meaning of state is the particular condition that someone or something is in at a specific time। मतलब किसी टाइम पे कोई पर्सन, मतलब कोई पर्सन या फिर कोई चीज, जैसे कि फैन हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, तो उसका जो पर्टिकुलर कंडीशन है वो स्पेसिफिक टाइम के लिए, तो उसकी स्टेट हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो ये नॉर्मली इंग्लिश मीनिंग होता है। सो स्टेट इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट that lets the component re-render when the state data changes, राइट। स्टेट डेटा जैसे ही चेंज होगा कंपोनेंट री-रेंडर, मतलब वो रीलोड होगा, वो स्पेसिफिक कंपोनेंट, पूरा पेज रीलोड नहीं होगा, वो स्पेसिफिक कंपोनेंट री-रेंडर होगा। हम लोग रीलोड कंपोनेंट रीलोड को हम लोग री-रेंडर बोलते हैं। ओके, देन we can set state to class components in constructor or outside the constructor, but it should be part of the class, राइट। मतलब हम लोग उसको कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्टर के बाहर भी, राइट। एंड द मेन थिंग इज, द इम्पोर्टेंट थिंग here is we cannot directly update or change the component state. Instead, we have to use React's set state method to update the state data। ओके, स्टेट डेटा हम लोग को अपडेट करने के लिए हम लोग सेट स्टेट मेथड का यूज करके वो डेटा अपडेट कर सकते हैं। ओके, देन सॉरी, then class components can hold and manage their own local state। local state मतलब component specific, which is an
object that determines how the component renders and behaves. ओके, तो हम लोग अभी स्टेट का एग्जांपल देखेंगे। आपने ये जो काउंटर क्लास हम लोगों ने बनाया है क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, उसी में हम लोग स्टेट बना के उसको अपडेट करेंगे, राइट। ये क्या बोल रहा है? ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो काउंटर हम लोग प्रॉप्स में से रीड कर रहे हैं ना, तो इंस्टेड ऑफ प्रॉप्स हम लोग सिंपली वो स्टेट को इसी के अंदर बनाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही सुपर कॉल हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको प्रॉप्स पास करता हूँ, प्रॉप्स, देन इसकी भी जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्लास फंक्शन ऐड कर रहे हैं। सो दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ पे कोई स्टेट वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया हुआ नहीं, लेकिन स्टेट प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग को यहाँ पे ऑटो ऑटो डिटेक्ट में दिख रहा है स्टेट, राइट। तो मैं स्टेट बनाता हूँ, वो क्या रहेगा, एक सिंपल ऑब्जेक्ट रहेगा। तो मैं उसको सिंपल ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसके अंदर ये अपना जो काउंट वाला वेरिएबल है उसको मैं स्टोर करता हूँ। बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 0 रहेगी। नाउ ये वैल्यू हम लोग को अब अगर रीड करनी है तो हम लोग कैसे करेंगे उसको, सिंपली दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर से, राइट। अभी यहाँ पे हम लोगों ने 0 दिया है, इंस्टेड ऑफ 0 मैं 5 देता हूँ। अभी इसको अगर रन करके देखें हम लोग, रिस्टार्ट करते हैं उसको। ओके, यहाँ पे काउंटर की वैल्यू क्यों नहीं आ रही? एक सेकेंड ना, दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू काउंटर। ओके, हम लोग ये काउंटर ले रहे हैं और उसकी वैल्यू हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काउंट रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग काउंट पे अगर ये करेंगे तो यहाँ पे देखो ये 5 हम लोग को दिख रहा है, राइट। मैं अगर इसकी वैल्यू 10 करूंगा तो वो 10 मुझे वहां पे दिखेगा, 10। ओके, तो ऐसे हम लोग स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर दे, राइट। तो ये सिंपली हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। अभी इसको हम लोग जो स्टेट के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है वो ऐड करके इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उसके इम्पोर्टेंट फीचर क्या है कि हम लोग स्टेट को अपडेट भी कर सकते हैं। तो मैं बाय डिफॉल्ट इसको 0 रखता हूँ, जिसकी वैल्यू काउंटर हम लोग को 0 दिख रहा है। और यहाँ पे 3 बटन ऐड करता हूँ अभी। तो यहाँ पे एक बटन ऐड करेंगे INCR, विच विल बी और इंक्रीमेंट वैल्यू। ओके, तो देखो INCR आ गया। उसके बाद सेम हम लोग 3 बटन लेंगे, PCR
एंड रीसेट। तो DCR रीसेट, तो 3 बटन आ गए अपने। थोड़ा सा उसको स्टाइल ऐड करेंगे यहाँ पे काउंटर में, फाइल काउंटर डॉट CSS, एंड इधर हम लोग उसको पहले इंपोर्ट करेंगे, इधर इंपोर्ट डॉट स्लैश काउंटर डॉट CSS, एंड यहाँ पे बटन को हम लोग क्लास देंगे, सॉरी क्लास नेम जो रहेगा INCR। नहीं तो ये भी देने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा उसको div के अंदर जो बटन रहेगा उसको हम लोग क्लास ऐड करेंगे, उसको देंगे पैडिंग, लेट सपोज 20 पिक्सल, ज्यादा हो गया 10 पिक्सल। ओके, उसके बाद बैकग्राउंड कलर समथिंग लाइक एक्वा, मार्जिन 10 पिक्सल, देन बॉर्डर none, border radius 5 पिक्सल, राइट। एंड कलर उसको ब्लैक ही रखते हैं ताकि वो कलर इजीली दिखे हम लोग। तो एक काम करते हैं, जो हम लोगों ने इसके लिए हेडर के लिए जो कलर लिया है वो सेम कलर हम लोग फॉलो करते हैं यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हेडर के लिए कलर लिया था हम लोगों ने, ये वाला। तो सेम कलर हम लोग काउंटर में भी बटन के लिए देंगे। सो हैश Ctrl+V। ओके ना, वो कलर मैच हो रहा है, एंड इसको थोड़ा सा टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन से नहीं रहेगा वो, टेक्स्ट ठीक है, फॉन्ट वेट बोल्ड। ओके, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड रीसेट, तो 3 बटन है, तो तीनों पे उसकी स्टेट चेंज होनी चाहिए। इंक्रीमेंट में उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होनी चाहिए, डिक्रीमेंट में डिक्रीमेंट, एंड रीसेट में उसकी वैल्यू जो 0 है वो सेट होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए 3 फंक्शन लिखेंगे। कॉन्स्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग इसके अंदर लिख रहे हैं उसको क्लास के अंदर। तो सिंपली इंक्रीमेंट इज इक्वल टू फंक्शन, एंड फंक्शन के अंदर ये चीज, सेम फॉर डिक्रीमेंट एंड रीसेट। डिक्रीमेंट, राइट। इसको हम लोग ये इसके ऑन क्लिक पे अप्लाई कर देंगे, ऑन क्लिक पे दिस डॉट इंक्रीमेंट, देन रीसेट डिक्रीमेंट। ओके, तीनों पे मेथड्स ऐड हो गए हैं, अभी कुछ होगा नहीं क्योंकि हम लोगों ने उस पर कुछ किया नहीं है, राइट। इंक्रीमेंट में क्या करना है, हम लोगों को काउंट की वैल्यू 1 से बढ़ाना है, तो उसके लिए हम लोग को पहले काउंट की वैल्यू रीड करनी होगी। तो रीड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले उसमें से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो कॉन्स्ट काउंट, तो ये हम लोग डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं यहाँ पे, दिस डॉट स्टेट, तो दिस डॉट स्टेट में से काउंट मिला। उसके बाद जब हम लोग उसको अपडेट करेंगे, तो अपडेट करने के लिए हमारे पास कौन से मेथड है, सेट स्टेट मेथड, राइट। तो दिस डॉट सेट स्टेट, सेट स्टेट में ऑब्जेक्ट रहेगा, उसमें
जो प्रॉपर्टी हम लोग स्टेट में से अपडेट करने वाले हैं वो प्रॉपर्टी का नाम, और उसको जो वैल्यू अपडेटेड वैल्यू है वो, तो काउंट प्लस 1। तो ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट का लॉजिक रेडी, जिसमें हम लोग उसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं। राइट, डिक्रीमेंट के लिए सेम हम लोग इसको ऑपोजिट करेंगे, +1 की जगह पे -1 करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे करता हूँ कि ये जो काउंट है इसको डायरेक्टली दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट -1 करता हूँ। इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद डिक्रीमेंट भी हुआ। राइट, लास्ट में अभी कि हम लोग उसको रीसेट करेंगे, तो ये जो है ये यहाँ से उठाएंगे सेम, और इसको रीसेट में हम लोग बोलेंगे 0। तो अभी देखो ये अपना काउंटर वेरिएबल, काउंटर की जो फंक्शनलिटी है वो रेडी हो गई, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट और रीसेट पे 0 हो गया। राइट, तो ऐसे हम लोग स्टेट को क्रिएट भी करते हैं और उसकी वैल्यू अपडेट भी कर सकते हैं थ्रू सेट स्टेट से अपडेट करेंगे, और दिस डॉट स्टेट से हम लोग उसको स्टेट की वैल्यू क्रिएट करेंगे। स्टेट की वैल्यू मतलब स्टेट का वेरिएबल क्रिएट करेंगे अपने कोड में। राइट, इसमें अभी नेक्स्ट जो पार्ट है वो है तो ये स्टेट का समझ में आ गया कंपोनेंट के अंदर। Yes, sir. ओके, तो अभी जैसे अपने पास ये स्टेट है, मतलब ये तो सिंपल स्टेट था, हम लोग ये स्टेट का यूज करके अलग अलग चीज, तो ये यूजर फॉर्म का, ठीक है, ये जब हम लोग क्रिएट यूजर का करेंगे ना उस टाइम पे यूजर फॉर्म के लिए हम लोग देखेंगे यूजर फॉर्म का, जहाँ पे हम लोग यूजर की क्रिएट वैल्यू, मतलब क्रिएट यूजर का जो पेज बनाएंगे उसमें फॉर्म्स के लिए रिलेटेड और इवेंट्स का हम लोग उसमें कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है ओके, नेक्स्ट यहाँ से हम लोगों ने जो app.js में जो प्रॉप भेजी थी काउंटर की, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग उसको हटा भी सकते हैं, टिल हमारा ये चलेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं हाँ एक और चीज दिखा सकता हूँ कि लेट सपोज ये काउंटर यहाँ ना होके अपने पास वो काउंटर का कोड है मेन के अंदर। तो यहाँ पे मेन का पे गया अपना, तो अभी मैं तुम लोगों को ये यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ कि टेबल डेटा को मैं हाइड करता हूँ और यहाँ पे काउंटर दिखाता हूँ। राइट, और काउंटर के लिए ये यहाँ पे ना लेते हुए ओके, तो यहाँ पे ये काउंटर को ऐड करते हैं और यहाँ से ये मेन को हम लोग दिखाएंगे। तो अभी अगर इसको रीलोड करेंगे तो दिखेगा तो वही कि जो हम लोगों ने, लेकिन ये मेन से आ रहा है क्या वो देखने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज ऐड करता हूँ कि ये जो लेबल हम लोगों ने दिया है उसको रहने देते हैं अभी। कहाँ से, यहाँ से शायद, तो ये नेम को रहने देते हैं और इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो ये आ रहा है, हाँ ठीक है, ये आ रहा है अपना मेन से। राइट, नाउ मैं तुम लोगों को क्या दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग जो प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, राइट, ले रहे मतलब जो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं उसको हम लोग एज अ प्रॉप्स भी भेज सकते हैं थ्रू क्लास कंपोनेंट। राइट, तो ये अपना क्लास कंपोनेंट है और ये अपना फंक्शनल कंपोनेंट है, लेकिन हम लोग को इसको भी क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो एक्सपोर्ट क्लास मेन एक्सटेंड
react dot component and then ये const की जरूरत नहीं रहेगी यहाँ पे, and instead this we have to write a render and this thing. राइट तो ये प्रॉप्स को हम लोग अगर यूज करना है हम लोग को, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को पास करेंगे प्रॉप्स, एंड वो प्रॉप्स को पास करेंगे हम लोग सुपर को, सुपर में प्रॉप्स, राइट। देन दिस डॉट प्रॉप्स इज इक्वल टू प्रॉप्स, सॉरी दिस डॉट प्रॉप्स की भी जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे दिस डॉट प्रॉप्स यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस। ओके नाउ अभी देखते हैं ये चल रहा है क्या अपना, कोड फट रहा है, सचिन तेंदुलकर आ रहा है, ये इंक्रीमेंट हो रहा है, रीसेट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब अपना सारा कोड चल रहा है। राइट यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, वो फंक्शनल कंपोनेंट को हम लोगों ने चेंज करके उसको क्लास बेस्ड कंपोनेंट में कन्वर्ट किया है, बाकी कुछ नहीं है। ओके तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो काउंटर वाला जो स्टेट है मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, and we don't need this thing. I think we can remove this one. Okay, then अभी यहाँ पे हम लोग को वो जो डेटा आएगा वो आएगा प्रॉप्स से, तो ये जो मेथड्स रहेंगे वो जाएंगे सीधा मेन कंपोनेंट में, जो कि रहेंगे इसके बाद यहाँ पे, राइट। तो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड रीसेट, तो यहाँ पे काउंटर को हम लोग भेजेंगे इंक्रीमेंट इज इक्वल टू इंक्रीमेंट, देन डिक्रीमेंट इज इक्वल टू डिक्रीमेंट, सॉरी डिक्रीमेंट एंड रीसेट इज इक्वल टू रीसेट। राइट और सबसे पहले हम लोग इसको पास करेंगे काउंट इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। राइट अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, प्रॉप्स एज अ प्रॉप्स भेजा है क्लास बेस कंपोनेंट में से दूसरे क्लास बेस कंपोनेंट को, राइट। नाउ अभी हम लोग यहाँ से ये जो प्रॉपर्टीज कॉल कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, हम लोग उसको रीड करेंगे कॉन्स्ट इसमें से इक्वल टू दिस डॉट प्रॉप्स, एंड प्रॉप्स में हम लोग इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट एंड काउंट, ये प्रॉपर्टीज रीड करेंगे। ओके तो ये कोड रेडी है, काउंटर में क्यों नहीं आ रहा है, ये रिफ्रेश किया 0 आया, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, रीसेट, डिक्रीमेंट, रीसेट। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, एज अ प्रॉप्स वो भेजा है। अभी ये जो कंपोनेंट रहेगा अपना काउंटर, ये भी ये होगा अपना रीयूजेबल कंपोनेंट हो गया काउंटर, मतलब अगर मुझे काउंटर यहाँ पे बनाना है, उसको अगर मुझे 10 से स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली 10 कर दूंगा, ये भी 10 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे देखो काउंटर 10 है, इसको मैं इंक्रीमेंट किया, डिक्रीमेंट किया, रीसेट किया, डिक्रीमेंट किया, रीसेट किया, वो 10 ही हो जाएगा। ओके यहाँ तक समझ में आया स्टेट वेरिएबल और कैसे हम लोग स्टेट वेरिएबल क्रिएट करते हैं एंड उसको अपडेट करते हैं। अजून एकदा सांगता का सर? देखो स्टेट वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली क्लास क्रिएट किया हम लोगों ने, तो स्टेट हम लोग को एक ध्यान में रखो कि स्टेट हम लोग को हमेशा क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर ही मिलेगा, राइट।
तो स्टेट वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम लोग सिंपली कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस डॉट स्टेट, और वो सिंपल अपना जेसन ऑब्जेक्ट रहेगा, तो उसके जो प्रॉपर्टीज उसके अंदर हम लोग जो प्रॉपर्टीज चाहिए हम लोग को वो ऐड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक काउंटर वेरिएबल मतलब काउंटर का फंक्शनलिटी क्रिएट करने के लिए काउंट वेरिएबल लिया है, उसको हम लोगों ने इनिशियल वैल्यू इनिशियल स्टेट वैल्यू दिया है 0, या फिर ये इस एग्जांपल में हम लोगों ने 10 किया था उसको, मैं उसको प्रॉपर पहले जैसा 0 कर देता, राइट। तो इनिशियल वैल्यू उसकी 0, जब भी हम लोग उसको रीसेट करेंगे तो वो 0 रहेगा, या फिर जब भी वो पेज रीलोड होगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। नाउ अभी अगर उसकी कोई इनिशियल वैल्यू है तो उसकी अपडेटेड वैल्यू भी रहेंगी, तो उसकी वैल्यू अपडेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेट स्टेट का यूज करते हैं। तो अभी ये इंक्रीमेंट फंक्शन जब कॉल होगा तो सेट स्टेट में जो इनिशियल काउंट की वैल्यू है उससे वो वैल्यू 1 से बढ़ेगी हर बार, डिक्रीमेंट में 1 से कम हो गया और रीसेट में वो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो सेट स्टेट हम लोग स्टेट की वैल्यू अपडेट करने के लिए यूज करते हैं, और स्टेट अगर क्रिएट करना है तो सिंपली दिस डॉट स्टेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसमें जेसन प्रॉपर्टीज ऐड करके हम लोग उसको क्रिएट करते हैं। ओके, समझ में आया? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट वन इज, सर मग ते प्रॉप्स कुठून आलाय? कोणते प्रॉप्स काउंटर मध्ये? हो नाही, हे बघ, इथे नाही. ओके, तो यहाँ पे हाँ हाँ हाँ, तो ये जो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट यूजर डिटेल्स है, तो ये किसके प्रॉप्स है, मेन के। तो मेन कंपोनेंट जहां पे कॉल किया होगा, राइट। तो अभी मेन कंपोनेंट को कहाँ पे कॉल किया है, ऐप डॉट जेएस में, यहाँ पे, राइट। तो उसमें जो यहाँ से जो प्रॉपर्टीज पास होंगी वो उसकी प्रॉप्स रहेंगी, राइट। तो मेन में अगर यहाँ पे हम लोग कोई प्रॉपर्टी रीड कर रहे हैं, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट यूजर नेम डॉट फर्स्ट नेम, तो वो सेट हुआ है यहाँ पे यूजर डिटेल्स डॉट फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे अगर हम लोग यूआई पे देखेंगे तो ये देखो सचिन तेंदुलकर, ये जो नाम हम लोग को दिख रहा है, तो वो एक्चुअली हमारा वो सचिन तेंदुलकर नाम हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है ऐप डॉट जेएस में। अगर तुम देखोगे हमने उसको एज अ प्रॉप भेजा है मेन को, राइट। जब वो मेन में है तो ये देखो ये जो है ये प्रॉप की नेम है, प्रॉपर्टी नेम या फिर प्रॉप नेम। ओके, तो यहाँ पे जब मैं दिस डॉट प्रॉप्स डॉट यूजर डिटेल्स डॉट फर्स्ट नेम करूंगा तो इनडायरेक्टली ये पॉइंट करेगा ये वेरिएबल को, यूजर डिटेल्स को हम लोगों ने यूजर एज ए यूजर पास किया है, तो वो ये वेरिएबल को पास करेगा, इसमें से फर्स्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करेगा सचिन, और यहाँ पे हम लोग को वो बाइंड करके देगा। समझा? प्रॉप्स मतलब अपना जैसे नॉर्मली पहले हम लोगों ने फंक्शनल कंपोनेंट में प्रॉप्स देखा था ना, एज अ हम लोग उसको कंपोनेंट को पैरामीटर पास करते हैं, फॉर एग्जांपल फंक्शन को जैसे पैरामीटर पास करते हैं हम लोग, वैसे ये हम लोग कंपोनेंट, ये सॉरी कंपोनेंट को नहीं, हाँ कंपोनेंट को ये एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपना मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट को हम लोगों ने यूजर डिटेल्स, ये हमारा पैरामीटर है, और यूजर डिटेल्स के अंदर फर्स्ट नेम हमारी वो प्रॉपर्टी है जो हम लोगों ने ऐप डॉट जेएस में से सेट की हुई। समझा क्या? हाँ. देखो अभी सब भूल जाओ, मुझे पता है कि अभी भी नहीं समझ में आया शायद तुमको, अभी सब भूल जाओ। तो मैंने जैसे तुम लोगों को फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में बताया था कि हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट को यहाँ पे जब कंपोनेंट को ऐड करते हैं तो उसको प्रॉपर्टी पास करने के लिए हम लोग एज अ एट्रीब्यूट, जैसे HTML एट्रीब्यूट भेजते हैं वैसे उसको हम लोग भेजते हैं, राइट। यहाँ पे अगर प्रॉप्स का देखो, प्रॉप्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। उसके बाद में यहाँ पे ये देखो props can be passed same like we are passing or adding attributes to the HTML elements। तो HTML elements को भी हम लोग ऐसे ही ये पास करते हैं ना, ये देखो मेन है, लेट सपोज अपना HTML कंपोनेंट, और ये जो है ये एट्रीब्यूट है, राइट, क्लास नेम। तो सेम हम लोग यहाँ से जब ये मेन कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं या फिर ऐड कर रहे हैं उसका रेफरेंस, तो उसको यूजर डिटेल्स एज ए एट्रीब्यूट पास कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रीट होता है एज अ प्रॉप्स रिएक्ट में। ओके, हाँ, यस सर.
ओके ओके, नेक्स्ट है रिएक्ट में, रिएक्ट का एक टॉपिक वो है कंडीशनल रेंडरिंग। तो जैसे हम लोग अभी तक ये रेंडर कर रहे थे कोई भी प्रॉपर्टी, राइट अभी तक यहाँ पे जो ये शायद हम लोगों ने वो कंडीशनल रेंडरिंग का पार्ट इसी में कवर कर लिया है। ये देखो यहाँ पे हम लोग ये जो बटन रेंडर कर रहे थे वो ये एज अ कंडीशनल रेंडरिंग का ही पार्ट है, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कंडीशन लगाया है कि शो यूजर बटन अगर ट्रू रहेगा तभी मैं ये नीचे का पार्ट उसको दिखाऊंगा यूआई पे। तो इसी को हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग बोलते हैं, राइट। तो ये हम लोग ये कंसेप्चुअली अगर देखा जाए कंडीशनल रेंडरिंग, तो तो कंडीशनल रेंडरिंग के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल ई फेल्स में करते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रू है तो हम लोग वो स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड रन करते हैं, एल्स दूसरा पार्ट रन करते हैं। तो इसके अंदर कंडीशनल रेंडरिंग में भी हम लोग वही करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों ने टेबल के साथ किया हुआ है तो वो सिर्फ हम लोगों ने इफ ऐड किया है, उसमें एल्स नहीं है, हम लोग एल्स वाला पार्ट भी ऐड करके देखेंगे इसके अंदर, राइट। सो conditional rendering is a way to render different JSX or components at a different conditions। ओके जो मतलब उसको रेंडर यूआई पे दिखाने के लिए हम लोग कंडीशन ऐड करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग उसको दिखाते हैं यूआई पे। एंड वी कैन implement conditional rendering using a regular if and else, ternary operators and डबल एम्परसैंड। तो ये तीन वे से हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रिएक्ट में, राइट। सिंटैक्स अगर मैं इसका ऐड करूं, सिंटैक्स में सिंपली इफ एल्स कोड लिख सकते हैं हम लोग, राइट। इफ एल्स के अंदर क्या करते हैं कि लेट सपोज लेट JSX इज इक्वल टू null by default, then if यहाँ पे अगर ये ट्रू रहा तो JSX को हम लोग कोई तो वैल्यू ऐड कर सकते हैं, JSX इज इक्वल टू लेट सपोज H1 एंड हम लोग यहाँ पे हेडिंग ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे H1 को क्लोज कर रहे हैं, राइट। देन इसका एल्स हो सकता है, एल्स JSX इज इक्वल टू li, यहाँ पे लेट सपोज कोई भी टेक्स्ट एंड ये li क्लोज। तो ऐसे हो सकता है, राइट। ये सिंपल एग्जांपल है, ओके। एंड उसके बाद हम लोग div के अंदर div क्रिएट करके उसमें ये JSX कोड बाइंड कर सकते हैं। तो ये अपना if else का एग्जांपल हो गया, राइट। टर्नरी ऑपरेटर में टर्नरी ऑपरेटर उसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, सिंपली यहाँ पे कंडीशन रहेगी, कंडीशन, ये कंडीशन यहाँ पे भी हो सकती है, सेम कंडीशन है तो ये हम लोग उसको असाइन करेंगे, ये रेंडर करेंगे, एल्स ये रेंडर करेंगे, राइट। देन एम्परसैंड के केस में सिंपल
एम्परसेंड के केस में सिंपल यहाँ पे अपनी एक कंडीशन रहेगी, और उसके बाद एम्परसेंड एम्परसेंड यहाँ पे JSX कोड और कंपोनेंट। ओके, तो ऐसे हम लोग ये कंडीशनल रेंडरिंग का पार्ट इसमें हैंडल कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने एक एग्जांपल तो यहाँ पे देखा ही है। ये जो टेबल कंपोनेंट हम लोगों ने जब बनाया था, तब यहाँ पे देखो ये एम्परसैंड वाला केस यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ऐड करता हूँ। लेट सपोज उसको नाम भी हम लोग टर्नरी देंगे, तो न्यू फोल्डर टर्नरी और कंडीशनल रेंडरिंग। उसके अंदर एक फाइल बनाएंगे conditional.jsx। सिंपल, इसको कंडीशनल करना है तो मैं इसको सिंपली अपना फंक्शनल कंपोनेंट ही बनाता हूँ। सो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, देन const conditional इज इक्वल टू, राइट, यहाँ पे मेरे पास लेट सपोज const is logged in इक्वल टू फॉल्स है। देन मेरे पास यहाँ पे रिटर्न कोई कोड है लेट सपोज, एंड कोड में मैं इसको यहाँ पे div रेंडर करता हूँ और div के अंदर लिखता हूँ लेट सपोज एक और div। यहाँ पे अगर ये लॉगिन रहेगा तो वेलकम यूजर, एंड अगर लॉगिन नहीं है तो div, यहाँ पे लिखेंगे प्लीज लॉगिन, राइट। तो ये मैं कंडीशनल रेंडरिंग के केस में दिखाऊंगा तुम लोगों को। सबसे पहले हम लोग ये टर्नरी ऑपरेटर के केस में देखेंगे कि अगर लॉग्ड इन है तो ये कोड आएगा, नहीं है तो नीचे वाला कोड। तो टर्नरी के केस में क्या करते हैं हम लोग, सिंपली ये जो रहता है ये कंडीशन, और यहाँ पे इज लॉग्ड इन अगर ट्रू रहेगा तो ये रेंडर करना है हम लोग को, और एल्स ये रेंडर करना है, राइट। इसको सेव करेंगे और ये कंडीशनल को हम लोग को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, कंडीशनल इज लॉग्ड इन। और ये काम करते, ये जो इज लॉग्ड इन है ना, इसको हम लोग प्रॉप्स में से रीड करते हैं। ओके, एंड app.js में यहाँ पे import conditional from ./components conditional rendering conditional, एंड इधर हम लोग ये बनाएंगे कंडीशनल ओके। इसको प्रॉपर्टी चाहिए इज लॉग्ड इन, जो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। तो हम लोग जब इसको रन करेंगे तो ये देखो प्लीज लॉग इन दिखा रहा है, वेलकम यूजर भी और प्लीज लॉग इन भी। ओके, इसको ये रहेगा ऐसे। ओके, तो देखो प्लीज लॉग इन बोल रहा है। मैं काम करता हूँ, इधर है ना एक बटन भी ऐड करता हूँ जिसपे लेट सपोज इज लॉग्ड इन ट्रू हो जाएगा। तो कंडीशनल के बाद में यहाँ पे एक बटन
जो कि काउंटर में दिया था हम लोगों ने सेम। ओके, लॉग इन लॉग आउट बटन ऐड हो गए। इस पे ऑन क्लिक पे हम लोग सिंपली ऑन क्लिक पे लेट सपोज अपने पास ये फंक्शनल कंपोनेंट है ना, तो इसको भी मैं यहाँ से उठा के मेन में ही ऐड करता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे ऐड करके कोई फायदा नहीं उसका, क्योंकि अपने पास ये फंक्शनल कंपोनेंट है और हम लोग को क्लास बेस्ड कंपोनेंट की जरूरत पड़ी। तो मेन के अंदर ही काउंटर के बाद यहाँ पे मैं उसको ऐड करता हूँ कंडीशनल को, एंड ये लेट सपोज इसको कमेंट करता हूँ ऑन क्लिक पे। लेट सपोज यहाँ पे स्टेट में मेरे पास इज लॉग्ड इन प्रॉपर्टी है जो कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। ओके, ऑन क्लिक पे क्या करेंगे हम लोग, सिंपली फंक्शन कॉल करेंगे और दिस डॉट सेट स्टेट एंड उसमें इज लॉग्ड इन को ट्रू करेंगे, एंड सेम गोज फॉर दिस बटन लॉग आउट के लिए भी, एंड लॉग आउट के केस में इसको हम लोग फिर से फॉल्स कर देंगे, राइट। तो कंडीशनल इज नॉट डिफाइंड एंड कंडीशनल आ गए। तो ये आ गया, ये देखो प्लीज लॉग इन बोल रहा है, इस पे क्लिक किया, अरे क्या हुआ यहाँ पे, ओके यहाँ पे ये इसको हम लोगों ने इज लॉग्ड इन इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट इज लॉग्ड इन पास करना भूल गए। लॉग इन किया, ये देखो वेलकम यूजर, लॉग आउट किया प्लीज लॉग इन, लॉग इन लॉग आउट, लॉग इन लॉग आउट, राइट। तो ये चीज हम लोगों ने अभी यहाँ पे क्या किया है कि कंडीशनल रेंडरिंग का पार्ट किया है। कंडीशनल रेंडरिंग में अगर इज लॉग्ड इन मुझे ट्रू दिख रहा है ये वाला, तो मैं ये पार्ट रेंडर कर रहा हूँ, एल्स ये पार्ट रेंडर कर रहा हूँ। इफ एल्स के केस में क्या कर सकते हैं हम लोग कि लेट सपोज लेट JSX एलिमेंट इज इक्वल टू नल बाय डिफॉल्ट है, राइट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इफ अगर मेरे पास प्रॉप्स के अंदर आ रहा है शो शो लेबल, राइट। शो लेबल अगर आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, इफ शो लेबल अगर मेरे पास है तो मैं JSX एलिमेंट को मैं यहाँ पे एक लेबल ऐड करता हूँ, लेबल। तो दिस इज shown when show label is true, राइट। एंड सेम मैं क्या करता हूँ, एक एल्स पार्ट लिखता हूँ और एल्स में इसको भी ऐड करता हूँ, एल्स ये शो लेबल इज फॉल्स, मतलब क्या इफ में ये आ गया, एल्स में ये आ गया, और इसके बाद इसको JSX एलिमेंट को यहाँ पे हम लोग बाइंड कर देंगे,
और ये शायद इसके बाद ऐड करना होगा JSX एलिमेंट। ओके, तो ये देखो, दिस इज शोन व्हेन शो लेबल इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि वो पास ही नहीं हो रहा है कहीं से, राइट। मैं अगर ये शो लेबल को ट्रू करूंगा तो लेट सपोज ये यहाँ से मेन से मैं उसको कॉल करता हूँ या फिर उसकी वैल्यू ट्रू सेट करता हूँ, तो देखो, दिस इज शोन व्हेन शो लेबल इज ट्रू, राइट। एंड मैं अगर ये नहीं भेज रहा हूँ तो देखो वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। फिर से भेजता हूँ, फिर से ट्रू हो जाएगा, राइट। तो ये ई फेल्स के केस में हम लोग उसको यहाँ पे कोई भी कोड ऐड कर सकते हैं JSX एलिमेंट को, और वो JSX एलिमेंट यहाँ पे बाइंड कर सकते हैं। ये टर्नरी ऑपरेटर का हो गया एग्जांपल, ये हो गया अपना ई फेल्स का एग्जांपल। और जो थर्ड है अपना एम्परसैंड, एम्परसैंड का, वो हम लोगों ने ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी उसका एग्जांपल देख लिया है, जहाँ पे अगर शो यूजर बटन ट्रू रहेगा तो ये हम लोग को लिस्ट में दिखाता था, वो सिलेक्ट बटन दिखाता था, राइट। तो यही हम लोग ऐसे ही इसके साथ कर सकते हैं, राइट। जहाँ पे सिर्फ एक ही हम लोग को रेंडर करना है ना, तो उस केस में हम लोग एम्परसैंड, एम्परसैंड के केस के साथ जा सकते हैं। जहाँ पे ई फेल्स का फंडा आएगा वहां पे हम लोग को ये दिखाना होगा, राइट। तो ऐसे हो सकता है कि लेट सपोज यूजर अगर लॉग्ड इन है तो, हाँ, तो यहाँ पे मैं एक और कोड ऐड करता हूँ कि इज लॉग्ड इन अगर है एंड तो हम लोग यहाँ पे एक H1 दिखाएंगे जिसमें रहेगा दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एम्परसैंड, एम्परसैंड, राइट। लॉगिन नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है, लॉगिन किया तो देखो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एम्परसैंड, एम्परसैंड। फिर से लॉग आउट किया, फिर से चला गया वो। ओके, सो ऐसे हम लोग इसके साथ कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन, कोई डाउट्स, कोई पार्ट समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ? नो सर। ओके, तो स्टेट और कंडीशनल रेंडरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर, राइट। स्टेट का भी समझ में आया ना? तो मैं तुम लोगों को एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ कि हम लोग स्टेट और प्रॉप्स को कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों को दो चीजें पता चली है, एक है स्टेट एंड प्रॉप्स। एक सेकेंड। ओके, तो स्टेट और प्रॉप्स में मेजर डिफरेंस क्या है कि स्टेट हम लोग मोस्टली जब हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट के साथ जाते हैं उस टाइम पे हम लोग को स्टेट यूज करना है, और प्रॉप्स हम लोग क्लास बेस्ड एज वेल एज फंक्शनल कंपोनेंट दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, राइट। उसमें प्रॉप्स के लिए हम लोग को स्पेसिफिक फंक्शनल कंपोनेंट ही चाहिए या फिर स्टेट क्लास कंपोनेंट ही चाहिए, ऐसा कोई उसमें मैंडेटरी पार्ट नहीं है, राइट। स्टेट के केस में क्या है कि स्टेट को हम लोग अपडेट कर सकते हैं, राइट। जैसे अपने पास यहाँ पे सेट स्टेट मेथड था मेन में या फिर काउंटर में भी, राइट। तो ये सेट स्टेट मेथड से हम लोग ये स्टेट वेरिएबल को अपडेट कर रहे थे। प्रॉप्स को हम लोग अपडेट नहीं कर सकते। प्रॉप्स को अपडेट करने के लिए अभी देखो ये हम लोगों ने क्या किया था, ये जो काउंट है ये एज अ प्रॉप भेजा था हम लोगों ने काउंटर को, राइट। लेकिन हम लोग काउंटर में उसको अपडेट कर रहे थे क्या? नहीं, हम लोगों ने उसको क्या किया, वहां से एक मेथड कॉल की, जो मेथड हम लोगों ने मेन कंपोनेंट में लिखी है, और वहां से हम लोग सेट स्टेट का यूज करके ही वो काउंट अपडेट कर रहे हैं। तो हम लोग वहां से अपडेट नहीं कर रहे हैं,
ओके, तो मैं यहाँ पे एक टर्म ऐड करता हूँ, स्टेट वर्सेस प्रॉप्स इन रिएक्ट, राइट। तो स्टेट में सबसे मेजर जो पार्ट है स्टेट में, या फिर स्टेट एंड props are essential concepts in or for managing data and behavior within components. Okay. They serve different purposes, but both are crucial for rendering the UI, controlling and behavior of components. ओके, अभी अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूं तो सबसे पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लिखता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट। तो उसमें सबसे पहले जो पार्ट है वो है म्यूटेबल। अभी म्यूटेबल का मीनिंग क्या होता है कि हम लोग उसको अपडेट कर सकते हैं, राइट। सो स्टेट कैन बी चेंज्ड यूजिंग सेट स्टेट। set state method in class components or use state hook in functional component। ये इस पे हम लोग आएंगे, फंक्शनल कंपोनेंट में हम लोग स्टेट कैसे अपडेट करते हैं उस केस में। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि हम लोग इसको क्लास बेस्ड कंपोनेंट में ही अपडेट करते हैं, राइट। ये जो है स्टेट, ये प्राइवेट टू दी कंपोनेंट रहता है। ओके, इसका मतलब कि स्टेट इज ओन बाय द component that defines it and is not accessible to other components। okay, then triggers re-renders when the state got changed or state of a component changes। जो अपना कंपोनेंट है वो री रेंडर होता है और यूआई को अपडेट करता है। सो व्हेन द स्टेट ऑफ अ component changes, React re-renders the component and updates the UI accordingly। ओके, जैसे ही स्टेट चेंज होता है तो यूआई भी अपना अपडेट होता है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल में देखा कि मैं जैसे ही लॉग इन करता हूँ तो ये देखो ये यूआई अपडेट हुआ, लॉग आउट किया फिर से यूआई अपडेट हुआ। तो ये स्टेट चेंज पे होता है, प्रॉप चेंज पे नहीं होता है। ओके, उसके बाद इसका जो इनिशियलाइजेशन है, इनिशियलाइजेशन
initialization. Okay, state or state is initialized in the constructor for class components or use state in or for functional components. ओके तो ये है स्टेट के बारे में। एंड अगर सेम हम लोग प्रॉप्स के बारे में देखेंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट एंड दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉप्स। तो इसमें ये जो है ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब हम लोग उसको अपडेट नहीं कर सकते। सो प्रॉप्स कैनॉट बी मॉडिफाइड बाय द component receiving them. They are read only for the components where props are used. Okay, and these are passed from parent component or parent to child. Okay, so props are passed down from parent component to child component and cannot be modified by the child. Okay, so props are basically passed from parent to child. वो हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा है, right? It does not trigger re-renders. So while props themselves do not re-render, but when a parent component re-renders and passes new props, the child component will re-render with new props. ओके ये डायरेक्टली नहीं होता है। जब पेरेंट कंपोनेंट अपडेट होगा और वहां से अगर कोई प्रॉप अपडेट हुई जो कि चाइल्ड कंपोनेंट में यूज किया हुआ है, उसी टाइम पे उसी वक्त वो अपडेट होगा, राइट? सो दीज आर मोस्टली यूज्ड फॉर configuring components. So props allows us to customize and configure components where they are used. ओके सो कंपोनेंट्स मतलब जहाँ कहीं पे भी प्रॉप्स यूज होता है तो वहां पे हम लोग वो कंपोनेंट्स को आइदर कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट? तो ये थोड़ा सा ये था
कि थोड़ा मतलब ये जो पार्ट है डिफरेंस बिटवीन प्रॉप्स एंड स्टेट, तो ये थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है जिसमें हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग को प्रॉप कहाँ पे यूज करना है और स्टेट कहाँ पे यूज करना है. सो बाय दिस व्हाट वी गेट टू नो इज, सो हम लोग प्रॉप और स्टेट को कहाँ पे यूज कर सकते हैं. सो व्हेन टू यूज स्टेट एंड props, right? So we can use, so state कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग. तो when we need to store and manage local data that may change over time. मतलब क्या कि जब हम लोग को लोकल डेटा मैनेज करना है, जैसे कि लेट सपोज लोकल डेटा मतलब वो कंपोनेंट स्पेसिफिक डेटा, तो यूज अगर हम लोग काउंटर का एग्जांपल ले तो काउंटर अपना लोकल डेटा है, काउंट वेरिएबल लाइक राइट, और वो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, तो उस केस में हम लोग स्टेट यूज कर सकते हैं. उसके बाद लेट सपोज हम लोगों के पास यूजर डिटेल्स है, यूजर का टेबल है जो कि फ्रीक्वेंटली चेंज होगा बैकएंड में, राइट. यूजर के डिटेल्स हम लोग एक यूजर के तो नहीं लेकिन अलग अलग यूजर्स के ऐड कर सकते हैं, तो उस टाइम पे भी हम लोग उसके लिए स्टेट यूज कर सकते हैं, राइट. सेकंड है कि व्हेन वी नीड टू रिस्पॉन्ड to user inputs, fetch data from an API or handle other events that may require dynamic updates on or to the UI. तो इस केस में हम लोग स्टेट का यूज कर सकते हैं और प्रॉप्स को कहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो when we need to pass data from a parent component to a child component, तो उस टाइम पे हम लोग यूज कर सकते हैं. उसके बाद when we want to make our component configurable and reusable by allowing the parent component or parent control. What it displays or how it behaves. And last one is when we are passing functions or event handlers to child components. ओके, तो या ऐसे अलग अलग जगह पे हम लोग स्टेट और प्रॉप्स का यूज कर सकते हैं. ओके, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस? नो सर. ओके, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं. नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा रिएक्ट फॉर्म. तो इसमें हम लोग रिएक्ट का यूज करके फॉर्म क्रिएट करेंगे.
जहाँ पे हम लोग वो जो मैंने तुम लोगों को बताया है 2 पेजेस बनाने के लिए साइन इन का और क्रिएट यूजर का, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मंडे तक तुम लोग बना ही लोगे, राइट। तो मतलब 3 पेजेस अपने बन जाएंगे, जिसमें हम लोगों के पास रहेगा ये टू डू वाला और क्रिएट यूजर और साइन इन वाला, तो ये 3 पेजेस। और उसके बाद अगर कोई पेजेस हम लोग को लगेंगे तो हम लोग वो धीरे धीरे देखेंगे। तो उसमें हम लोग एक काम करेंगे, ये जो फॉर्म्स का जो एग्जांपल लेंगे तो हम लोग वो क्रिएट यूजर वाला ही लेंगे, जिसमें हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज कैसे हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट फील्ड। अभी तक तो हम लोगों ने जो कुछ लिया है वो इसी से लिया है, मतलब यूजर से कोई वैल्यूज उठाया नहीं है, सब हम लोगों ने स्टैटिक वैल्यूज लिया है। तो जब डायनामिक वैल्यूज आएगा कि जब यूजर खुद अपने हिसाब से वैल्यूज डालेगा और हम लोग उसको एक्सेस करेंगे, तो वो चीज हम लोग फॉर्म्स के साथ देखेंगे। और ये जो फॉर्म बनाएंगे हम लोग, क्रिएट यूजर वाला जो पेज बनाएंगे, उसके लिए हम लोग सेम फॉर्म यूज करके उसको स्टाइल भी करेंगे। ओके, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं।